हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे जैन मतावलंबी कवियों के ऊपर। इससे पहले हमने आदिकाल की सामाजिक स्थिति, सिद्ध कवि, नाथ कवियों पर विचार कर लिया है। उम्मीद है कि आप सभी ने उन सभी वीडियोज़ को देख लिया होगा। अब जैन मतावलंबी कवि कौन कौन से थे उन पर चर्चा करते हैं। जैन मत के प्रभाव में अधिकांश काव्य गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में रचा गया। यह प्रायः प्रामाणिक रूप से उपलब्ध है। यानी कि जैन साहित्य जो है उसका जो ज़्यादातर एरिया रहा है या फिर प्रभाव रहा है गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में रचा गया, और यह प्रामाणिक रूप में उपलब्ध भी है। जैन मतावलंबी रचनाएं दो प्रकार की हैं। एक, जिनमें नाथ सिद्धों की तरह अंतः साधना, उपदेश, नीति, सदाचार पर बल और कर्मकांड का खंडन किया गया है। तो पहली प्रवृत्ति बताई गई कि जैन मतावलंबी जो रचनाएं रही हैं उसमें नाथ सिद्धों का प्रभाव दिखाई पड़ता है, जिसके अंतर्गत अंतः साधना, उपदेश, नीति, सदाचार पर बल और कर्मकांड का खंडन किया गया है। और ये सभी रचनाएं प्रायः दोहे में लिखी गई हैं और मुक्तक तौर पर हैं। दोहे में रचित मुक्तक हैं। दूसरी रचना की बात करें तो जिनमें पौराणिक जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया गया है। जैन पौराणिक काव्य एवं चरित काव्य इसी श्रेणी के काव्य हैं। अगर जैन रचनाओं की बात करें तो पौराणिक काव्य और चरित काव्य दो तरीके के काव्य इसमें लिखे गए हैं। और बताया ही गया कि पहला जिसमें कि नाथ सिद्धों का प्रभाव दिखाई पड़ता है, दूसरा है जिसमें कि पौराणिक गाथाओं का और साधकों की प्रेरक जीवन कथाओं को लोक प्रचलित कथाओं के आधार पर लिखा गया है और इसका प्रचार प्रसार भी किया गया है। जैन आचार्य हेमचंद, जिनका समय 12वीं शती के आसपास में है, इनके प्राकृत व्याकरण, और मेरुतुंग, जिनका समय 13वीं शती के आसपास में है, इनकी रचना प्रबंध चिंतामणि में जैनेतर रचनाएं भी संकलित हैं। अभी तक बताया गया कि जैन चरित काव्य और पौराणिक गाथाओं को आधार बनाया था कवियों ने, लेकिन कुछ ऐसे रचनाकार हैं जिसमें कि हेमचंद और मेरुतुंग का नाम लिया जा रहा है, जिनकी रचनाओं में जैनेतर रचनाएं भी संकलित की गई हैं। यहाँ पर ध्यान में रखिए कि हेमचंद की रचना प्राकृत व्याकरण कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, और हेमचंद को माना जाता है कि ये प्राकृत के पाणिनि भी हैं। और हेमचंद काफ़ी इम्पोर्टेंट एक तरीके से रचनाकार हैं और इनका संबंध जैन कवियों से है। ध्यान में रखिए, सिद्ध भी हैं, नाथ भी हैं, लेकिन जैन कवियों में हेमचंद का नाम आता है। इसके साथ ही मेरुतुंग का नाम यहाँ पर दिख रहा है, जिनकी प्रसिद्ध रचना है प्रबंध चिंतामणि। चिंतामणि नाम से कई लोगों ने लिखा है, लेकिन शुरुआती दौर में अब देख रहे हैं कि जैन कवि मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि नाम से रचना की है। सदाचार, उपदेश, रहस्य, साधना वाली मुक्तक रचनाएं सिद्धों की रचनाओं से बहुत मिलती हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि जो जैन कवि हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं तो सिद्धों की रचनाओं से प्रभावित हैं, जिसमें कि सदाचार, उपदेश, रहस्य, साधना से संबंधित जितनी भी मुक्तक रचनाएं लिखी हैं वो सब दिखाई पड़ती हैं। इनमें भी सहज पर बल दिया गया है, यानी कि सहज पर ज़्यादा जोर दिया गया था सिद्ध कवियों के द्वारा, और उसमें भी सरापा ने सहज जीवन पर जोर दिया था, लेकिन जैन कवियों ने भी उनका अनुसरण किया। जो इंदु, राम सिंह आदि इसी कोटि के प्रमुख जैन कवि हैं। जो इंदु का समय 10वीं शताब्दी, राम सिंह का समय लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास में ठहरता है। पौराणिक काव्य धारा में अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू आते हैं। अगर बात करें जो दूसरी धारा रही है जैन कवियों की, उसमें पौराणिक काव्य धारा की बात करें तो उसमें अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू आते हैं, जिन्होंने राम कथा को आधार बनाकर पौमचर्यु की रचना की है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स परीक्षा के दृष्टिकोण से कि पौमचर्यु जो है उसमें किसका वर्णन किया गया है, राम कथा का जिक्र किया गया है, राम कथा को आधार बनाया गया है। इसके रचयिता हैं स्वयंभू। जब प्रथम कवियों की बात की जाती है तो स्वयंभू इत्यादि को कई आलोचकों ने माना है कि ये प्रथम कवि हैं, और स्वयंभू अपभ्रंश में लिखते थे। कई बार ये भी सवाल आ जाता है। अगला पॉइंट है, स्वयंभू 8वीं शती के कवि हैं, यानी कि इनका जो समय रहा है 8वीं शताब्दी के आसपास में रहा है।
पौमचर्यु जायसी के पद्मावत और तुलसीदास के रामचरितमानस की ही तरह कड़वकबद्ध शैली में है। आदिकाल में काव्य लेखन की एक शैली चल रही थी जिसको कि कड़वकबद्ध कहा जाता है। आप जब जायसी के पद्मावत को पढ़ेंगे, रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो कड़वकबद्ध शैली इन्होंने अपनाया है, लेकिन थोड़ा सा इन लोगों में डिफरेंस है कि इन्होंने दोहा और चौपाई का प्रयोग किया है। वो ही कड़वकबद्ध शैली के अंतर्गत आती है। कहीं कहीं 5 अर्धावली के बाद एक दोहा दिया गया है, कहीं कहीं 7 अर्धावली के बाद एक दोहा दिया गया है। वही कड़वकबद्ध शैली के अंतर्गत है। कई बार ये इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि कड़वकबद्ध शैली क्या है और संध्या भाषा क्या है, ये दोनों पूछ लिया जाता है। आगे बात करें अपभ्रंश के अन्य प्रसिद्ध कवियों की, तो इसमें पुष्पदंत का नाम आता है, जो कि 10वीं शताब्दी के आसपास में इनका समय है। इन्होंने महापुराण की रचना की। आप देख रहे हैं कि स्वयंभू ने पौमचर्यु नाम से रचना की, जो कि राम कथा पर आधारित है, जबकि यहाँ पर पुष्पदंत ने महापुराण की रचना की है। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पुष्पदंत ने और भी कई रचनाएं की हैं, आगे उस पर बात करेंगे। इसके अतिरिक्त जैन अपभ्रंश कवियों ने भारी संख्या में चरित काव्य लिखा है। तो आप देख रहे हैं कि सिद्धों को भी पढ़ा, नाथों को भी पढ़ा, लेकिन चरित काव्य लिखने की शुरुआत आप देख रहे हैं अगर भारी संख्या में तो जैन कवियों से शुरू हो रही है। तो इसकी भी एक लंबी परंपरा रही है। आधुनिक काल में आकर उसी को जीवनी नाम दे दिया गया है, ठीक है, लेकिन इसकी शुरुआत तो आदिकाल में ही जैन कवियों ने कर दिया था। पुष्पदंत की बात मैं कर रहा था। पुष्पदंत का नागकुमार चरित, जसहर चर्यु तथा कनकामर मुनि का करकंड चरित अधिक प्रसिद्ध है। पुष्पदंत की 2 और रचनाएं महापुराण के अलावा नागकुमार चरित, जसहर चर्यु, इसके अलावा कनकामर मुनि का करकंड चरित अधिक प्रसिद्ध है। करकंड चरित एक बार यूपी जीडीसी के एग्जाम में आ चुका है और कई एग्जाम में आया होगा। यूपी जीडीसी में पूछा जा चुका है कि करकंड चरित या फिर कनकामर मुनि की कौन सी रचना है, ध्यान में रखिए। भविष्यदंत कथा नामक प्रसिद्ध अपभ्रंश काव्य, कथा काव्य धनपाल द्वारा लिखा गया है। धनपाल का जो समय है 10वीं शताब्दी के आसपास में। भविष्यदंत कथा कई बार पूछा जा चुका है। धनपाल इसके रचयिता हैं, जिसमें लोक प्रचलित कथा को भी सरल बनाए रखा गया है और जैन मत में दीक्षित होने की प्रेरणा भी दी गई है। यह है धनपाल की भविष्य दंत कथा। इस काल का लिखा गया वैष्णव साहित्य बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन लक्ष्मीधर द्वारा 14वीं शताब्दी में संकलित प्राकृत पैंगलम के अनेक छंदों में विष्णु के विभिन्न अवतारों से संबंधित पंक्तियां मिलती हैं। तो ये यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैक्ट कि जैन कवियों ने वैष्णव साहित्य बहुत कम लिखा, लेकिन लक्ष्मीधर द्वारा प्राकृत पैंगलम का संकलन किया गया, जिसमें कि कई ऐसे छंद दिखाई पड़ते हैं, वहाँ पर विष्णु के विभिन्न अवतारों की पंक्तियाँ मिलती हैं। इसी प्रकार हेमचंद ने प्राकृत व्याकरण में संकलित अपभ्रंश दोहों में भी कृष्ण, राधा, दशमुख आदि की चर्चा आती है प्राकृत व्याकरण में, ठीक है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि इस काल के साहित्य में विष्णु के विभिन्न अवतारों को लेकर प्रचुर मात्रा में रचनाएं हुई थीं, जो अब उपलब्ध नहीं हैं। बहुत कुछ यही स्थिति श्रृंगार परक लौकिक काव्यों की भी है। सौभाग्यवश राउरवेल, जो कि 11वीं शताब्दी में लिखा गया था, और संदेश रासक 13वीं शती नामक 2 शुद्ध लौकिक श्रृंगारी काव्य प्रामाणिक तौर पर उपलब्ध हो गए। तो इधर एक नई तरीके की काव्य शैली जो कि लौकिक काव्य के अंतर्गत आ रही है, श्रृंगार परक लौकिक काव्य। उसमें राउरवेल और संदेश रासक 2 श्रृंगारी काव्यों का नाम प्रामाणिक तौर पर लिया जा सकता है और उनके रचनाकार राउरवेल जो कि रोडा कवि द्वारा लिखा गया है, संदेश रासक अब्दुल रहमान द्वारा। और जब हम आदिकाल की सामाजिक स्थिति के बारे में बातचीत कर रहे थे तो उसमें मैंने बताया कि अब्दुल रहमान जो कि इस्लाम धर्मावलंबी हैं, लेकिन उनकी रचना में कहीं भी इस्लाम का प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है। आगे बात करते हैं संदेश रासक का महत्व इससे भी आंका जाना चाहिए कि वह किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट कि संदेश रासक का महत्व कि किसी भी भारतीय भाषा, भारत में कई भाषाएं हैं, लेकिन किसी भी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना है। यानी कि संदेश रासक केवल हिंदी में ही मुस्लिम कवि द्वारा लिखी गई पहली रचना नहीं है, बल्कि भारत में ये पहली रचना है। तो इसको आप एग्जाम के दृष्टिकोण से एकदम से ध्यान में रखिए। संदेश रासक के ही बारे में कुछ और तथ्य हैं
कि संदेश रासक 3 प्रक्रमों में विभाजित है और 223 छंदों का एक संदेश काव्य है, जिसको कि दूत काव्य भी कहा जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे शैलियाँ, भाषा शैली बदल जाती है, कहीं संदेश काव्य लिखा है, कहीं दूत काव्य लिखा है। ठीक है, तो ध्यान में रखिए कि संदेश रासक 3 प्रक्रमों में बटा हुआ है, ये फैक्चुअल तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और 223 छंदों में है, और ये क्या है, संदेश काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखा गया है, कई जगह अब्दमाण उनका नाम लिया जा रहा। आगे बात करते हैं, राउरवेल का रचयिता रोडा नामक कवि है, जिसने किसी राजा के अंतःपुर में रहने वाली विभिन्न प्रदेश की रानियों का वर्णन किया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में खूब पूछा गया है कि किस रचना में राजा के अंतःपुर में रहने वाली विभिन्न प्रदेशों की नायिकाओं की या फिर रानियों का वर्णन किया गया है। और जब हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक को पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने बताया कि 7 रानियों की इसमें का वर्णन किया गया है। तो इस फैक्ट्स को भी ध्यान में रखें। आगे बात करते हैं, प्राकृत पैंगलम के छंदों को देखने से पता चलता है कि आश्रयदाता राजाओं को आधार बनाकर काव्य रचने की परंपरा भी इस काल में विद्यमान थी। आमतौर पर आश्रयदाता या फिर दरबारी काव्य के लिए रीतिकाल जाना जाता है, लेकिन उसमें अचानक इस तरीके की रचनाएं नहीं लिखी गई। उसका एक स्रोत आपको दिखाई पड़ रहा है जैन कवियों के यहाँ, कि प्राकृत पैंगलम के छंदों से पता चलता है कि कुछ ऐसे कवि हैं जिन्होंने कि अपने आश्रयदाताओं को आधार बनाकर कविताएं की हैं। ठीक है, आगे चलकर विद्यापति ने भी कीर्तिलता और कीर्ति पताका नाम से 2 रचना लिखी, जो कि एक तरीके से अपने राजा के ऊपर ही उन्होंने लिखा है। आगे बात करेंगे हम। प्राकृत पैंगलम में विद्याधर द्वारा रचित किसी राजा संभवतः जयचंद की एवं अनुमानतः सारंगधर द्वारा रचित हमीर की प्रशंसा में लिखे पद्य मिलते हैं। तो जिस आश्रयदाता या फिर दरबारी काव्य की हम बात कर रहे थे, तो उसमें प्राकृत पैंगलम से पता चलता है कि विद्याधर द्वारा रचित किसी राजा संभवतः जयचंद की या फिर सारंगधर की हमीर की जो रचना है, वो राजा हमीर की प्रशंसा में लिखी गई है। हेमचंद के प्राकृत व्याकरण में अपभ्रंश के जो दोहे संकलित हैं, उनमें एक तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि दोहा उस समय का लोकप्रिय छंद था। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि आदिकाल का सबसे लोकप्रिय छंद कौन सा था, तो दोहा था। और इसकी जानकारी हमें हेमचंद के प्राकृत व्याकरण नामक पुस्तक से मिलती है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। दूसरे, वीरता और श्रृंगार नीति विषयक दोहों में रचित कृतियां भी लोकप्रिय थीं। ठीक है, तो वहाँ उस समय वीरता और श्रृंगार तथा नीति विषयक दोहे भी लिखे जा रहे थे, जिसको आगे कई कवियों ने बढ़ाया, जिसमें रहीम का नाम सबसे ज़्यादा लिया जा सकता है कि उनके दोहे जो नीति विषयक दोहे हैं काफ़ी फेमस रहे हैं। और बाकी श्रृंगार काल से संबंधित जो भी रचनाएं लिखी जा रही थी, आगे चलकर एक कालखंड ही पड़ गया। तो जब भी आदिकाल आप पढ़िए, तो आदिकाल एक ऐसा कालखंड है हिंदी साहित्य का कि उसमें आगे की जितनी भी आपको प्रवृत्तियां दिखाई पड़ रही हैं, कालखंड दिखाई पड़ रहे हैं, उसका स्रोत यहीं पर दिख जाता है। यहाँ तक कि भूषण रीतिकाल में वीरगाथात्मक रचनाएं कर रहे थे, तो अचानक नहीं कर रहे थे, उन्होंने परंपरा से इसको लिया है। आगे बात करते हैं, दोहों की अभिव्यक्ति इतनी निश्चल और सहज है कि इन्हें लोक साहित्य की कोटि में रखा जा सकता है। लोक साहित्य मतलब कि इनकी रचनाएं इतना फेमस रही हैं कि आम जनजीवन लोक में भी काफ़ी लोग इसको अच्छे से ग्रहण कर लेते हैं। जैसे आप देखेंगे कि संस्कृत में लिखी गए जो रचनाएं, उनको कम लोग समझ पाते हैं भाषा की वजह से, लेकिन वही रामचरितमानस जब अवधि में लिखा गया, तो आज वो अष्टजाम के रूप में या फिर पूजा पाठ के रूप में लोग अखंड रामायण पाठ करवाते हैं और बहुत ही मज़े से उसको गाते भी। तो यही कहा जा रहा है कि जो दोहों की अभिव्यक्ति शैली इतनी निश्चल है कि ये लोक साहित्य की कोटि में भी रखा जा सकता है। दोहा, पदधड़िया, गेय पद अपभ्रंश काल के प्रमुख छंद हैं। दोहा सर्वाधिक लिखा जा रहा था, लेकिन इसके अलावा पदधड़िया और गेय पद अपभ्रंश काल के प्रमुख छंद रहे हैं। तो हो सकता है कि ऑप्शन में ए, बी, सी के रूप में ये तीनों आ जाए और एक आ जाए सवैया आ जाए, तो सवैया क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी ये सब क्या है, प्रमुख छंद के अंतर्गत है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जैन मतावलंबी कवियों के बारे में चर्चा की। तो क्रमशः सिद्ध, नाथ, जैन,
इन कवियों और इनकी प्रवृत्तियों के बारे में और इनके साहित्य की विषय वस्तु के बारे में आप सभी को अच्छे से पता हो गया होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। और धीरे धीरे जो आपकी तैयारी चल रही है यूजीसी एनटीए नेट की, यूपी टीजीटी पीजीटी की, डीएसएसबी की और तमाम अन्य राज्यों की प्रवक्ता परीक्षाओं की और असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम की, वो धीरे धीरे आप उसमें विश्वास हासिल कर रहे होंगे। तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।